नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पढ़ेंगे क्या हम लोग, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम क्या देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। या उद्देशिका। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, और नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। और संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधित जो उद्देशिका थी वह इस प्रकार थी कि हम भारत के लोग हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में
तथा उन सब में भारत की गरिमा, भारत की गरिमा और राष्ट्र की एकता, भारत की गरिमा प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और उन सब में यहाँ पे रहेगा व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, एकता और गरिमा और राष्ट्र की एकता, गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा ईस्वी को नीति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना जो है उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे, हमने ये देखा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, जो उद्देशिका है, उसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और उसको एज इट इज संविधान की प्रस्तावना में कुछ संशोधन करके रख लिया गया। और हम देखेंगे आगे कि जो प्रस्तावना है प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना प्रीएम्बल या उद्देशिका इसे की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या संविधान की कुंजी।
संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहते हैं। और संविधान की आत्मा जो उसने कहा था वो थे, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था ठाकुर दास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव ने कहा। ठाकुर दास भार्गव ने कहा। अनुच्छेद 32 को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान की आत्मा है। आगे हम देखेंगे प्रस्तावना की जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आगे जो हम देखेंगे वो है प्रस्तावना की क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम देखेंगे प्रस्तावना को जो है वो क्या है कि न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। एक और विवाद जो जिसे जानते हैं केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। केशवानंद भारतीवाद में और संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। तो आगे हम देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से प्रस्तावना को संविधान में रखा गया। संविधान में रखा गया। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा ने कब स्वीकारा था। तो आप देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा द्वारा
संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। आगे हम देखेंगे प्रस्तावना का जो है, यहाँ हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना 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 में देखेंगे क्या कि इसका देखेंगे ओरिजिन, स्रोत, इसकी प्रकृति, नेचर, और देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स और देखेंगे कुछ अमेंडमेंट जो हुए थे, संशोधन, और इसमें हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। PO पहले हम देखते हैं इसका ओरिजिन, स्रोत क्या है। प्रस्तावना के अनुसार जो है, संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का जो केंद्र बिंदु है जो है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। अब हम देखेंगे इसकी, और प्रस्तावना में जो लिखित शब्द है जो हम भारत के लोग, इसको संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना को जो है न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। और हम देखेंगे जो क्या बोलते हैं कि और हम देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए।
आगे हम देखेंगे इसकी प्रकृति के बारे में, जो संविधान का प्रस्तावना की प्रकृति जो है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें मेन जो है वो है संप्रभुता। प्रकृति में जो इसमें हम देखेंगे पहला क्या है, सॉवरेनिटी। दूसरा क्या है, सोशलिस्ट। तीसरा क्या है, सेकुलर। चौथा क्या है, डेमोक्रेटिक। और पांचवा जो है वो है रिपब्लिक। ये हमें शब्द देखने प्रकृति के बारे में, संविधान की प्रकृति से जो है ये है, इसको हम आगे पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे संप्रभुता क्या है। संप्रभुता सॉवरेनिटी इस तो हम देखेंगे यहाँ पे संप्रभुता क्या है। कि संप्रभुता जो है जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, संप्रभुता के बारे में हमने पढ़ा है और आप सभी को पता ही होगा कि संप्रभुता क्या है। लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि संप्रभुता क्या है। कि संप्रभुता जो है वो निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। संप्रभुता निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अगर आप संप्रभु हो तो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप संप्रभु हैं तो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे हमें कहीं घूमने जाना है, हम और आप कोई भी ये निर्णय ले सकता है, अपने बारे में जो निर्णय ले सकता है वो संप्रभुता है। जैसे घूमने जाना है कहीं तो वो हम निर्णय ले सकते हैं, पढ़ने जाना है आप निर्णय ले सकते हैं, खुद के लिए जो भी चीज़ें हैं उसका निर्णय ले सकते हैं, आप सिलेक्शन के लिए निर्णय ले सकते हैं, कहीं नौकरी करनी है निर्णय ले सकते हैं, कहीं दूर घूमने जाना है उसका निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत के संदर्भ में सरकार की जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता है वो क्या है। तो हम देखेंगे कि यहाँ भारत की आंतरिक तथा विदेश नीति स्वतंत्र होगी। इसमें क्या है कि भारत की आंतरिक तथा विदेश नीति स्वतंत्र होगी। भारत की आंतरिक नीति जो है, आंतरिक नीति जैसे कृषि पे कानून बनाना, कृषि से संबंधित कानून बनाना, अनुच्छेद 370 को हटाना, लागू करना, नागरिकता पर कानून बनाना, ये सभी निर्णय जो है भारत सरकार लेने के लिए स्वतंत्र है। और हम ऐसे यहाँ पे देखेंगे विदेश नीति के संदर्भ में क्या किस मामले में स्वतंत्र है। विदेश नीति के संबंध में जो सरकार है वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसे विदेशियों से संबंध बनाने, रूस के साथ संबंध, अमेरिका के साथ संबंध, हथियार के मामले में कि हथियार कहाँ से खरीदना है, तेल कहाँ से निर्यात करना है, निर्यात आयात के मामले में स्वतंत्र है। ये सब निर्णय जो है सरकार लेने के लिए स्वतंत्र है।
आगे हम देख सकते हैं जैसे किसी भी वाह्य किसी भी वाह्य शक्ति के दबाव में भारत सरकार जो है निर्णय नहीं लेगी। भारत सरकार निर्णय नहीं लेगी। ये था संप्रभुता। आगे हम देखेंगे क्या है कि समाजवादी। समाजवादी का क्या अर्थ है? लोगों का कल्याण करना या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो हम देखेंगे भारतीय समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद जो है इसका मेन मोटिव क्या है? जो इसका मेन मोटिव है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी? शक्ति तथा धन के संकेंद्रण को रोकना। शक्ति या धन का संचय किसी एक के हाथ में न हो। शक्ति कोई अमीर आदमी अमीर न रहे, सभी को समान देने के लिए समान सुविधाएं उपलब्ध कराए, सभी को बराबर रखे। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उस पर टैक्स लगाए, किसी के पास कम पैसा है जैसे सब्सिडी देना। ये सब चीज़ें शक्ति तथा धन के संकेंद्रण को रोकना है। शक्ति तथा धन के गैस का वितरण सरकार जैसे करती है, गैस का वितरण करी। शक्ति तथा धन के संकेंद्रण को रोकना मतलब शक्ति या धन किसी एक के हाथ में ना रह जाए, ये कुछ सभी के साथ समान होने चाहिए। आगे हम देखेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब भारत का कोई अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। जो भारत है उसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। सभी धर्म या नागरिकों का जो है, यहाँ पे क्या है, नागरिकों का अपना धर्म हो सकता है लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं होगा। नागरिकों का कोई भी धर्म हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भारत जो है, भारत के संविधान में जो है किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं है। इसलिए संविधान में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द का वर्णन है। जो यहाँ पे क्या है कि नागरिकों का अपना धर्म हो सकता है तथा सभी धर्मों को समान वरीयता दी जाएगी तथा सभी धर्मों को समान वरीयता दी जाएगी।
किसी धर्म विशेष में पंथों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म विशेष में किसी भी धर्म विशेष किसी भी धर्म विशेष में पंथों के बीच भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पंथों के बीच भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी जो है वो समान रहेंगे। और तीसरा जो है वो हम देखते हैं लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक का अर्थ है सरकार या सरकार के प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। सरकार या सरकार के प्रतिनिधि जो हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। डेमोक्रेटिक का जो अर्थ है वो है डेमोक्रेटिक का जो अर्थ है वो सरकार या सरकार के प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है। इन्होंने एक परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो यहाँ हम पहले क्या देखेंगे? जनता का शासन। जनता का शासन क्या है? कंपोजिशन, जैसा समाज वैसी सरकार। दूसरा क्या है? जनता द्वारा शासन। जनता द्वारा शासन। यहाँ पे क्या है कि इलेक्शन, जनता द्वारा शासन मतलब इलेक्शन।
फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन, इलेक्शन फ्री फेयर रेगुलर इलेक्शन। स्वतंत्र, निष्पक्ष, स्वतंत्र, निष्पक्ष और लगातार चुनाव। लगातार चुनाव मतलब हर 5 साल बाद। तीसरा क्या है? लोगों के लिए शासन या जनता के लिए, जनता का शासन, जनता द्वारा शासन और जनता के लिए शासन। तो इसका क्या हो गया? गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सुशासन। आगे हम देखेंगे गणराज्य। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या है? शासन वंशानुगत नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? शासन वंशानुगत नहीं होगा, राजा रानी का शासन नहीं होगा, किसी एक के हाथ में शासन नहीं रहेगा। इसमें क्या है? देश का जो प्रमुख है वह निर्वाचित होगा। देश का प्रमुख निर्वाचित होगा। जैसे भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, भारत के संदर्भ में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। भारत के संदर्भ में देखें, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय मत द्वारा, अप्रत्यक्ष मत द्वारा होता है। तो जो है भारत क्या है? वह रिपब्लिक है और डेमोक्रेटिक है। और अगर यूके देखें, तो यूके क्या डेमोक्रेटिक है? यूके जो है वो डेमोक्रेटिक है। रिपब्लिक है? रिपब्लिक नहीं है। यूके जो है वह रिपब्लिक नहीं है। यूएसए को देखें तो यूएसए जो है डेमोक्रेटिक है यूएसए। रिपब्लिक है, रिपब्लिक यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो यूएसए जो है डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। और अपना भारत भी क्या है? दोनों है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली क्लास में हम देखेंगे कि इसके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे।